सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अम्बेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 से डॉक्टर अम्बेडकर साइमन कमीशन के साथ इस विषय पर ये खंड 4 है और इसी के तहत बाबा साहब प्रांतीय विधायिका के बारे में एक सुंदर सा यहाँ पर लेख लिखते हैं और जवाब देते हैं आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र को लेकर। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र को लेकर 3 तर्क आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के विरुद्ध 3 तर्क प्रस्तुत करते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण कमेंट यहाँ पर बाबा साहब करते हैं जिस पर सभी का ध्यान जरूर जाना चाहिए और उसका जवाब आखिर ऐसा बाबा साहब ने क्यों कहा, इस बात को जानने तक आज का इस अम्बेडकर संदेश को आपको जरूर सुन लेना चाहिए। बाबा साहब लिखते हैं कि ऊंची जातियों को तो शासन करना ही नहीं चाहिए। आखिर ऐसा बाबा साहब ने क्यों कहा कि ऊंची जातियों को शासन करना ही नहीं चाहिए? इसके पीछे का कारण क्या है? कौन सी ऐसी बात है जिसको लेकर बाबा साहब यहाँ पर पूरी तरह से स्पष्ट हैं और इस बात को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं, विश्वास के साथ कहते हैं कि ऊंची जातियों को तो शासन करना ही नहीं चाहिए। आज के अम्बेडकर संदेश में इस प्रश्न का जवाब भी हम लोग जानेंगे। सामान्य साथियों, बहुत ही सारगर्भित और संक्षिप्त आज का अम्बेडकर संदेश है, इसलिए हमारा विशेष निवेदन आपसे है इस अम्बेडकर संदेश को अंत तक जरूर वॉच कीजिए। अंत तक वॉच करेंगे तो शेयर तो कर ही देंगे, इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है, क्योंकि इतना अच्छा ही आज का अम्बेडकर संदेश होने वाला है। आज का अम्बेडकर संदेश पेज नंबर 43 से 45 तक हम लेकर उपस्थित हुए हैं BBAIC सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से। आइए शुरू करते हैं। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र को लेकर बाबा साहब कहते हैं कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली के विरुद्ध 3 तर्क दिए जा सकते हैं। एक यह है कि यह बहुसंख्यकों को निर्वाचन का लाभ देना चाहती है, यानी कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बहुसंख्यकों को लाभ देना चाहती है। आखिर कैसे? तब बाबा साहब कहते हैं ये तय है कि प्रेसिडेंसी के मराठी भाषी क्षेत्रों में मराठा और उनसे संबद्ध जातियों को जनसंख्या और मत संख्या की दृष्टि से बहुमत प्राप्त है। बहुमत प्राप्त है, इसलिए उन्हें किसी राजनीतिक संरक्षण की जरूरत नहीं है, परंतु इस बात का अनुभव किया जाना चाहिए कि एक शक्ति वह होती है जिसे अपनी शक्ति का ज्ञान और भान होता है। एक शक्ति वह होती है जिसको अपनी शक्ति का ज्ञान और भान होता है। दूसरी शक्ति वह होती है जो इतनी सुप्त और दबी होती है कि उसके शक्तिधारियों को पता ही नहीं होता कि उसका उपयोग किया जा सकता है। दोनों में आकाश पाताल का अंतर होता है। आखिर ये बाबा साहब किन 2 शक्तियों की बात कर रहे हैं? क्या किसी समाज, किसी जाति से संबंधित ये बात बाबा साहब ने कही है? जानने के लिए आपको अम्बेडकर संदेश में रुके रहना होगा, आगे का अम्बेडकर संदेश सुनना होगा। बाबा साहब लिखते हैं कि मराठों तथा संबद्ध जातियों को उनकी शक्ति का ज्ञान नहीं है। किसको नहीं है? मराठों और संबद्ध जातियों को उनकी शक्ति का ज्ञान नहीं है। ये बात उस समय काफ़ी स्पष्ट हो जाती है जब हम मराठों तथा संबद्ध जातियों की मत संख्या की तुलना उन निर्वाचन क्षेत्रों में जहां उनके लिए सीटों का आरक्षण है, चुनाव लड़ने वाले विभिन्न उम्मीदवारों के बीच उनके प्रतिनिधियों की स्थिति से करते हैं। इनमें से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मराठा मतदाताओं की संख्या अन्य जातियों के मतदाताओं से बढ़कर है। मराठा मतदाताओं की संख्या अन्य मतदाताओं की संख्या से बढ़कर है। इसके बावजूद 1923 और 1926 के चुनावों में उनके लिए नियत 7 सीटों में से वे 3 पर विजय नहीं हो सकते थे। यदि ये सीटें उनके लिए आरक्षित न की जाती, उनके लिए आरक्षित सीटें अगर न की जाती तो वो जीत नहीं पाते हैं, जबकि मत संख्या ज़्यादा है उनकी, बहुसंख्यक मतदाता हैं मराठा लोग। बाबा साहब कहते हैं दरअसल ये आश्चर्य की ही बात है कि मतदाता सूची में जिस जात के उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक है, प्रतिनिधित्व की दृष्टि से उनका स्थान लगभग सबसे नीचे यानी रसातल में है ना? आश्चर्य की बात। संख्या ज़्यादा लेकिन चुनाव में जीत हासिल नहीं होती। बाबा साहब कहते हैं इस आश्चर्यजनक तथ्य से ये प्रकट होता है कि इस बहुसंख्यक जाति को अपनी शक्ति का ज्ञान व भान नहीं है, उस पर कोई बाहरी प्रभाव पड़ रहा है। वर्तमान में भी इस तरह की स्थितियों को आप आकलन कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। कहा जाता है कि बहुजन समाज 85% है, तो सीधी सी बात है, बहुजन समाज अगर 85% है तो बहुजन समाज की गवर्नमेंट होनी चाहिए, शासन सत्ता होनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा आप मानते हैं कि वर्तमान में, चाहे हम केंद्र की बात करें या किसी पर्टिकुलर राज्य की बात करें, क्योंकि पूरे भारतवर्ष के किसी भी राज्य में ऐसी सिचुएशन देखने को नहीं आई है
कि बहुजन शासन सत्ता स्थापित किया हो। लेकिन अगर बहुजन की बात करें तो कई बार बहुजन तो होते हैं, लेकिन अब विचारधारा का मामला आता है। तो विचारधारा के लिए हमें इस बात पे जरूर गौर करना चाहिए कि आपकी जो विचारधारा है वो बौद्ध महापुरुषों की आधारित विचारधारा है, अम्बेडकरवादियों की विचारधारा है, बुद्धवादियों की विचारधारा जो है वो विचारधारा बौद्ध महापुरुषों के आधार पर है। क्या ऐसे में हमें बौद्ध महापुरुषों का अनुसरण करते हुए और ऐसी शासन सत्ता को देखना चाहिए जो शासन सत्ता बौद्ध महापुरुषों की विचारधारा से प्रभावित है। कई राज्यों में हो सकता है एसी ओबीसी मुख्यमंत्री हो या अन्य पदों पर विराजमान हो, लेकिन बावजूद इसके क्या वहाँ पर वो विचारधारा प्रभावित हो रही है जिस विचारधारा की उम्मीद अम्बेडकरवादी और बुद्धवादी लोग करते हैं। ये आपका विश्लेषण हो सकता है। इस मुद्दे को लेकर आप इस तरह से भी विश्लेषण कर सकते हैं वर्तमान परिस्थितियों को देखकर। बादशाह आगे लिखते हैं, आरक्षित स्थान प्रणाली से विशेष रूप से प्रभावित होने वाले उच्च वर्गों के लोगों का दूसरा ऐतराज यह है कि यह प्रणाली उनके लिए अन्यायपूर्ण है, क्योंकि वे सीधी चुनावी लड़ाई में चुनाव नहीं जीत पाते। ये सत्य है कि इस प्रतिनिधित्व के अधिकार में सामान्य और विशेष प्रणाली के कारण ऊंची जातियों पर यह अंकुश लगा हुआ है कि उन्हें नीची जातियों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं है। पर इसका क्या कोई कारण है कि प्रतिनिधित्व के सामान्य अधिकार से भिन्न प्रतिनिधित्व के विशेष अधिकार को निरंकुश अधिकार बना दिया जाए? आधुनिक राजनेताओं ने अपनी पूरी प्रतिभा मताधिकार पर प्रतिबंध लगाने का कारण खोजने में खपा दी है। मेरी दृष्टि से इस बात की और अधिक आवश्यकता है कि हम दूसरों का प्रतिनिधित्व करने के किसी उम्मीदवार के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास क्यों करें। इस बात में कोई तुक नजर नहीं आती कि प्रतिनिधित्व अधिकार के निहित अर्थों में उसे स्वीकार करने की शर्त की व्याख्या क्यों न की जाए। ये अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा कि विधायिका के लिए चुने जाने के लिए कुछ शर्तें हों। उदाहरण के तौर पर किसी स्थानीय प्राधिकरण में कुछ वर्षों की सेवा की गई हो और जो शर्त पूरी न कर पाए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाए। ये मान्यता पूरी तरह न्याय संगत होगी कि परिणामों की दृष्टि से विधायिका का सेवा कार्य इतना महत्वपूर्ण है कि इससे पूर्व की प्रतिनिधित्व के दावे को स्वीकार किया जा सके। रुचि तथा अनुभव का प्रमाण देना ही होगा। ऊंची जातियों द्वारा नीची जातियों का प्रतिनिधित्व किए जाने के अधिकार को सीमित करने संबंधी तर्क में यही कसौटी अपनाई गई है। प्रतिनिधित्व के अधिकार की मान्यता से पूर्व उसमें केवल यह शर्त रखी गई है कि समाज की ओर कुछ रुझान होना चाहिए। ये भी नहीं कहा जा सकता कि अपेक्षा अनावश्यक है, क्योंकि उम्मीदवार जिस जन समूह का प्रतिनिधित्व करना चाहता है उसके प्रति उसका सामाजिक रवैया रुचि और अनुभव से अधिक महत्वपूर्ण है। वास्तव में तो केवल रुचि और अनुभव विनाश का कारण होंगे यदि उनके साथ सही प्रकार के सामाजिक रवैये का गठबंधन और अंकुश नहीं होगा। बस आगे कहते हैं, इस बात में कोई शक नहीं कि ऊंची जातियों का सामाजिक वर्ताव नीची जातियों के साथ सही नहीं है। ऊंची जातियों का सामाजिक वर्ताव नीची जातियों के साथ सही नहीं है, ये बात बाबा साहब कहते हैं। ये भी संदेह की बात नहीं है कि इन जातियों की प्रशंसा में देश में सदा सर्वदा ये कहा जाता है कि बौद्धिक रूप से वे भारत की अत्यधिक शक्तिशाली जातियां हैं। पर इतना ही सच यह भी है कि उन्होंने अपनी बौद्धिक शक्तियों का सदुपयोग कभी भी नीची जातियों के हित में नहीं किया, बल्कि उन्होंने जनसाधारण से सदा घृणा की है, उन्हें अपमानित और बहिष्कृत किया है। और भले ही उन्हें अपने से भिन्न जाति का न माना हो, पर भिन्न वर्ग का तो माना ही है। किसी भी वर्ग को दूसरे वर्ग पर शासन करने का अधिकार नहीं है। भारत की ऊंची जातियों जैसे वर्ग को तो शासन करना ही नहीं चाहिए। किसी भी वर्ग को दूसरे वर्ग पर शासन करने का अधिकार नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं कि भारत की ऊंची जातियों जैसे वर्ग को तो शासन करना ही नहीं चाहिए। क्यों ऐसा कहते हैं बाबा साहब? इसके बारे में बहुत विस्तार से यहाँ एक्सप्लेन करते हैं, तर्क देते हैं बाबा साहब। कहते हैं, अपनी आचार संहिता के नाम पर वे अति विशिष्ट वर्ग बन बैठे हैं। सबसे पहला कारण क्या है? ऊंची जातियों को शासन करना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो अति विशिष्ट वर्ग बन बैठे हैं अपनी आचार संहिता के नाम पर, अपनी आचार संहिता। आगे बाबा साहब कहते हैं कि अपने पूर्वाग्रह के दलदल में वे आकंठ डूबे हैं। दूसरा कारण है, पूर्वाग्रह के दलदल में आकंठ डूबे हैं। जनसाधारण की इच्छाओं को उन्होंने कभी समझा ही नहीं।
सामान्य साथियों, गवर्नमेंट शासन उसी का होना चाहिए जो जन साधारण की आकांक्षाओं को समझने की कोशिश करे, और वो तभी होगा जब वो उसी तरह के धरातल से निकला व्यक्ति होगा। बादशाह कहते हैं जन साधारण की इच्छाओं को उन्होंने कभी समझा ही नहीं। किसने? ऊंची जातियों के लोगों ने, शासनकर्ताओं ने। बादशाह आगे लिखते हैं कि जन साधारण से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, उनके हित भी अलग हैं। इसलिए इस मांग में कोई अनौचित्य नहीं है कि जो उम्मीदवार दूसरों का प्रतिनिधित्व करना चाहता है वह ऐसा होना चाहिए जिसके लक्ष्य, उद्देश्य और प्रयोजन वैसे ही हों जैसे उनके जिनका वह प्रतिनिधित्व करना चाहता है। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली के बारे में तीसरी आपत्ति क्या है? बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ पर बाबा साहब कहते हैं, तीसरी आपत्ति यह है कि इसके कारण अदक्षता आती है। मतलब रिजर्व सीटें करने से अदक्षता आती है। तब बाबा साहब कहते हैं क्योंकि रेखा से नीचे का उम्मीदवार रेखा से ऊपर के उम्मीदवार को लांघ कर सीट हथिया लेता है। ये आलोचना भी सही है। बाबा साहब कहते हैं ये आलोचना भी सही है, परंतु इस संबंध में भी अन्य विचारणीय बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखा ही जाए। वर्तमान में भी आपसे लोग कह सकते हैं, क्योंकि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, SC ST OBC के लोग रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, तो ऐसे में आप पर भी ये प्रश्न उठ सकता है कि रिजर्वेशन की वजह से अदक्षता आती है। तब आप जवाब क्या देंगे? बाबा साहब को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो जवाब भी दे पाएंगे। तो इसलिए इस महत्वपूर्ण प्रश्न को आज हमें समझना है। तब बाबा साहब कहते हैं ये आलोचना तो सही है, लेकिन इस संबंध में भी अन्य विचारणीय बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखा ही जाए। सबसे पहले मैं प्रोफेसर डाइसे को उद्धृत करूंगा। प्रोफेसर डाइसे की बात को बाबा साहब लिखते हैं, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में। प्रस्तुत करता कि मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।